हेलो एवरीवन। आज 29 दिसंबर है और आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की पॉलिटिक्स में अगर लेफ्ट आइडियोलॉजी की बात करें तो सबसे बड़ा जो नाम आता है वो सीपीआई का आता है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का आता है। तो ये पार्टी 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इस्टेब्लिश हुई थी जब ब्रिटिश रूल के अंदर इंडिया था। तब वर्कर्स, पीजेंट्स और लेबर्स क्लास का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा था। तो 26 दिसंबर को ये स्टेब्लिश हुई थी, कब? 1925 में। तो इस हिसाब से अब इसे 100 साल पूरे कर लिए हैं इसने। कानपुर में स्टैब्लिश हुई थी। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की फाउंडेशन में जो कुछ मेन नाम हैं वो एम एन रॉय का नाम सबसे ऊपर आता है। फिर एस ए डांगे हैं, फिर मुजफ्फर अहमद हैं, सिंगरा वेलु चेतियार हैं और शौकत उस्मानी भी हैं। फिर ये लोग रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर थे जो कि 1917 में हुआ था, जहां मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के बेस पर एक नया सिस्टम बना था। सीपीआई का कोर जो आइडियोलॉजी है वो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के ऊपर बेस्ड है। सिंपल वर्ड्स में सोसाइटी जो होती है, जैसे मार्क्सिज्म में क्या आता है, तो मार्क्सिज्म में जो सोसाइटी है उसको ये लोग बनाते हैं क्लासलेस। ठीक है। और कैपिटलिज्म को बिल्कुल ही अपोज करते हैं। वर्कर्स और फार्मर्स को सपोर्ट करना होता है, कि राइट को प्रोटेक्ट करना होता है उनके। और प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन के मीन्स पर स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। मतलब जैसे अगर कोई प्राइवेट, मतलब कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है वो सब पे स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। इकोनॉमिक इक्वालिटी स्टैब्लिश करना है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी, ये इसमें बिलीव करते हैं, एब्सोल्यूट इक्वालिटी में। इसलिए जो सीपीआई है वो हमेशा ट्रेड यूनियंस, लेबर मूवमेंट, पीजेंट स्ट्रगल्स के सपोर्ट में रहती है। अब टर्निंग पॉइंट इसमें कब आई थी? 1964 में टर्निंग पॉइंट आई थी ये, क्योंकि इस 1964 में ये बाइफरकेट हो गई थी। तो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि ओरिजिनल थी, फिर इससे टूट करके सीपीआई एम बन गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये थोड़ी सी ज्यादा रेडिकल थी और थोड़ा सा चाइना ओरिएंटेड थी। मतलब ये चाइना का जो डेवलपमेंट मॉडल है या चाइना का जो मार्क्सिज्म है, चाइना का जो कम्युनिज्म है, सॉरी, उसको सपोर्ट करती थी। रीजन क्या था? सोवियत वर्सेस चाइना आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था इनके अंदर। तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही दो गुट ऐसे बन गए थे जो किसमें कुछ लोग सोवियत को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग चाइना को सपोर्ट कर रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वर्सेस रेवोल्यूशनरी अप्रोच, ये भी एक मेन कारण था। अब सीपीआई हैज बीन पार्ट ऑफ सेवरल लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट, जैसे कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इनकी हिस्टोरिकली हमेशा से रही है केरला में, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में। और सीपीआई बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट करती है फेडरलिज्म को, सेक्युलरिज्म को और सोशल जस्टिस को। और कोलिशन पॉलिटिक्स जब जब भी इंडिया में चली है 2 बार, तो उसमें मेजर पार्ट रहा है सीपीआई का। फिर अब इसमें ये देखना है कि जो कानपुर बोल्शेविक केस, कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था 1923 में, और फिर मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, इन दोनों में कम्युनिस्ट पार्टी को ब्रिटिशर्स ने बहुत ही ज्यादा रिप्रेस किया था। तो इनको काफी ज्यादा रिप्रेशन झेलना पड़ा था इन दो केसेस के थ्रू। फिर अब 1969 में एक और बाइफर्केशन होता है, सीपीआई एमएल बन जाती है। किससे? सीपीआई एम से टूट करके, जो थोड़ी सी माओइस्ट ओरिएंटेड थी और थोड़ी सी और ज्यादा रेवोल्यूशनरी थी। जो इंडिया में नक्सलिज्म होता था, इन सारी चीजों को ये सपोर्ट करती थी। तो फिर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन संथाली है। अब इंडिया की जो 8th शेड्यूल है, तो इंडिया में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं और ये सारी चीज़ें किससे डिफाइन होती है? 8 शेड्यूल से। तो 8 शेड्यूल का मेन काम क्या है? एक लिस्ट है लैंग्वेजेस की जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलता है। तो 8 शेड्यूल में उन भाषाओं की लिस्ट होती है जिनको इंडिया ऑफिशियली प्रमोट और प्रोटेक्ट करता है। इसमें ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी, पर अब टोटली 22 लैंग्वेज हो गई हैं। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इसमें 14 लैंग्वेजेस ही थी। 1967 में सिंधी जुड़ी थी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जुड़ी थी, और 2003 में कौन सी जुड़ी थी? डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इससे 2024 में क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मेमोराइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट था। तो अब ये सारी चीजें जुड़ गई, तो फिर टोटल कितनी लैंग्वेज होगी? टोटल 22 लैंग्वेज होगी। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज है। तो अभी तक इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सारी 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट नहीं हुआ था, संथाली उसमें से बची हुई थी। तो इस बार अभी
रिसेंट में इसको संथाली लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर दिया गया है। तो इस तरीके से अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारी 22 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। उसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में है, पर 8 शेड्यूल की तो सारी लैंग्वेजेस में ही है। फिर संथाली लैंग्वेजेस के बारे में क्या है कि ये इसको होरो रोर भी कहते हैं, और इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन ट्राइबल लैंग्वेज है। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी मुंडा ब्रांच है ये। और हो और मुंडारी लैंग्वेजेस के बहुत ही ज्यादा करीब है। हो और मुंडारी लैंग्वेजेस भी उसी छोटा नागपुर एरिया में बोली जाती हैं। ये ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट वो यूज करती है, जिसको पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने क्या किया था, बनाया था। और बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में भी ये बोली जाती है। फिर जो नेक्स्ट है टॉपिक वो कैमेलिया सिनेसिस है। अब अभी रिसेंट में फसाई ने बोला है कि जैसे इंडिया में किसी भी चीज को टी बोल देते हैं, तो ये चीज अब जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं उनके फ्रीडम के ऊपर नहीं रहेगी। वो टी से ही आना चाहिए, मतलब उसमें कैमेलिया सिनेसिस होना चाहिए, तभी उस चीज को टी बोला जाएगा। ये एफएसएसएआई के स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग ये चेंज किया गया है। तो अब जैसे हर्बल टी होती है, फ्लावर टी होती है, इन सबको हम टी नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कैमेलिया सिनेसिस का कोई रोल नहीं है। तो कैमेलिया सिनेसिस क्या है? कैमेलिया सिनेसिस ओरिजिनल टी प्लांट है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, प्लांट स्पीसीज है जो ब्लैक टी, ग्रीन टी, वाइट टी या इंस्टेंट टी इसी से बनती है। ये नेटिव कहाँ की है? ईस्ट एशिया की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया। मेनली कहा जाता है कि यूनान चाइना प्रोविंस की है ये, पर इन सारी रीजन्स को भी ये बोल सकते हैं कि यहाँ की भी नेटिव है। अब इसका टेम्परेचर रेंज 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसको नॉर्मली चाहिए होता है अच्छी ग्रोथ के लिए। रेनफॉल 150 से 300 चाहिए होती है। स्लाइटली एसिडिक पोरस कैल्शियम फ्री सॉइल चाहिए होती है। और ह्यूमिडिटी 80% रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी से चाहिए होती है। फ्रॉस्ट फ्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर फ्रॉस्ट होता है तो वो चाय की खेती के लिए, चाय के प्लांटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो इसमें दो तीन चीजें, जैसे ह्यूमिडिटी आपको पता होनी चाहिए, फिर फ्रॉस्ट फ्री पता होना चाहिए कि फ्रॉस्ट फ्री से वो होता है। फिर स्लाइटली एसिडिक ये भी पता होना चाहिए कि सॉइल एसिडिक होनी चाहिए थोड़ी सी। अब इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? चाय का। किसके बाद? चाइना के बाद। लेकिन अगर ब्लैक टी की बात करें तो फिर इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्लैक टी का। और इंडिया में जितनी भी टी प्रोड्यूस होती है उसमें से 55% तो आसाम में अकेले ही प्रोड्यूस हो जाती है। फिर अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? अगर समंदर के बीच कोई देश मछली पकड़ रहा होता है तो या निकाल रहा होता है, या विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगा रहा है, या तेल निकाल रहा है, या ऑयल निकाल रहा है, तो सवाल आता है क्या उस पर, क्या उस एरिया पर उस देश का पूरा राइट है या नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट फ्री बनाने के लिए और सबके राइट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट आया था। तो ये जो है वो ईईजेड जो होता है वो समुद्री क्षेत्र में होता है जो कोस्टल एरियाज या कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल की दूरी पे तक फैला होता है। ईईजेड मतलब जैसे ये इंडिया का कोस्ट है, तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया का ईईजेड होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। इस जोन में कोस्टल कंट्री को इकोनॉमिक राइट्स मिलते हैं लेकिन फुल सॉवरेनिटी नहीं होती है। एक्सटेंट ऑफ ईईजेड में क्या आएगा? स्टार्ट फ्रॉम द बेस लाइन, मतलब कोस्ट लाइन से शुरू होता है और 200 नॉटिकल माइल तक फैलता है, जो कि अराउंड 370 किलोमीटर के अराउंड होती है 200 नॉटिकल माइल। और डिफाइंड अंडर यूएन क्लॉज, यूएनसीएलओएस के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, जो ये वाला कन्वेंशन 1982 में यूएन लेकर के आया था। इंडिया ऑब्वियसली इसका सिग्नेटरी है। और ईईजेड कंट्री को सॉवरेन राइट्स देता है किस चीज के लिए? एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, और फिशिंग और एक्वाकल्चर के लिए सॉवरेन राइट्स मिल जाते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन के लिए, विंड एनर्जी इस्टेब्लिश करने के लिए, ऑफशोर विंड एनर्जी, टाइडल एंड वेव एनर्जी के लिए भी, और साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी। बट एक चीज इसमें थोड़ी सी ज्यादा वो है कि जो अदर कंट्रीज होती हैं उनको नेविगेशन के राइट्स होते हैं, वॉरशिप एंड एयरक्राफ्ट फ्रीली पास हो सकते हैं, एंड नो कंट्री कैन क्लेम फुल सॉवरेनिटी लाइक टेरिटोरियल वाटर्स की तरह कोई फुल सॉवरेनिटी इसमें नहीं होती है। तो इंडिया का जो ईईजेड एरिया है वो 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ईईजेड है वर्ल्ड का। और ये इंडिया की ब्लू इकोनॉमी, फिशरीज, एनर्जी सिक्योरिटी इन सबको सपोर्ट करता है। अब जो टेरिटोरियल सी है और ईईजेड है उसमें क्या डिफरेंस होता है?
तो हम टेरिटोरियल सी और EEZ में डिफरेंस देखेंगे। टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल तक होता है और EEZ 200 नॉटिकल माइल तक होता है। फिर इसमें टेरिटोरियल सी में फुल सॉवरेनिटी होती है और EEZ में मैंने बताया कि थोड़ी सी लिमिटेड सॉवरेनिटी होती है। फॉरेन शिप टेरिटोरियल वाटर में अलाउड होती हैं, हाँ, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अलाउड होती हैं, पर नेविगेशन इनका फ्री होता है, ठीक है। रिसोर्स राइट यहाँ पे टेरिटोरियल सी में पूरे कंप्लीट रिसोर्स राइट होते हैं और EEZ में सिर्फ इकोनॉमिक राइट्स ही होते हैं, बाकी सारे राइट्स नहीं होते हैं। तो ये था किस चीज़ से रिलेटेड, ये था टेरिटोरियल सी और EEZ के डिफरेंस से रिलेटेड। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कांगेर वैली नेशनल पार्क है। अब कांगेर वैली नेशनल पार्क क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है वो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के स्टेटस के लिए लिस्ट करने वाली है। तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहाँ से कांगेर रिवर ओरिजिनेट होती है, ये उसी के नाम पे पड़ा हुआ है। कांगेर रिवर आगे जाकर के कोलाब रिवर में मिल जाती है और कोलाब रिवर आगे जाकर के गोदावरी रिवर सिस्टम में मिल जाता है। तो 200 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल जो स्प्रेड है वो है। ये जेंटल स्लोप है, स्टीप क्लिफ्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं। तो ये सारे इसके फिजिकल फीचर्स हैं, टोपोग्राफिकल फीचर जो इसमें यहाँ पे मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि यहाँ पे तीरथगढ़ वाटरफॉल मिलता है जो कि कांगेर रिवर पे है, और लाइमस्टोन केव्स मिलती हैं जैसे कोटुमसार केव, कैलाश केव, दंडक केव, ये सारी चीजें मिलती हैं। फिर अब ये मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर आता है, तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में जो जो भी ट्रीज मिलती है वो यहाँ पे मिलेंगी, जैसे टीक, साल, बैम्बू। फिर टाइगर, लेपर्ड, ये सारी एनिमल्स यहाँ पे मिलेंगे। फिर बर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे। हमारा मेन एम क्या था कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इसकी टोपोग्राफी कैसी है और रिवर्स कौन सी पास होती हैं, प्लस कुछ फैक्ट जैसे तीरथगढ़ वाटरफॉल फॉल्स और लाइमस्टोन केव्स यहाँ पे मिलती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।